5 की फिजिक्स में स्टूडेंट क्लास 9th का फिजिक्स का पोर्शन कंपाइल करने जा रहे हैं इन ए सिंगल वीडियो स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से मेन की पॉइंट्स हैं। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि स्टूडेंट स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, उसकी अर्थ के सेंटर में स्टूडेंट जो वैल्यू होती है दैट इज 0 स्टूडेंट। तो दैट इज वाई स्टूडेंट अर्थ के सेंटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट का अपने वेट कैलकुलेट करना है, वेट का एक्सप्रेशन होता है mg। तो अगर g की वैल्यू 0 है स्टूडेंट, तो आपका जो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट विल बी 0 स्टूडेंट। अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलें, तो स्टूडेंट आपका जो वेट होता है दैट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की स्टूडेंट पोल के ऊपर जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज स्टूडेंट हमारी जो अर्थ है दैट इज लिटिल बिट एलिप्टिकल इन शेप। तो अगर g की वैल्यू स्टूडेंट पोल के ऊपर ज्यादा है, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट आपका एज पर दिस एक्सप्रेशन जो वेट है वो पोल के ऊपर स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है। वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर स्टूडेंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट कि जो वेट है दैट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलें, अगर हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, हमारे दो ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 के बीच स्टूडेंट विच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, अगर उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स F है स्टूडेंट, अगर इस डिस्टेंस को स्टूडेंट हम ट्वाइस कर देते हैं, कहने का मतलब स्टूडेंट 2d कर देते हैं, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल बिकम F/4 स्टूडेंट। कहने का मतलब इट विल बी रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो आपका स्टूडेंट डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, लेकिन आपकी जो फोर्स है दैट विल बिकम 4f स्टूडेंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज। कहने का मतलब कि अगर डिस्टेंस स्टूडेंट आप रिड्यूस करोगे तो फोर्स आपकी ज्यादा हो जाएगी, अगर आप डिस्टेंस का इंक्रीज करोगे तो फोर्स आपकी कम हो जाएगी स्टूडेंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, मून की बात करें, मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है दैट इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून के ऊपर है दैट विल बी 1/6 ऑफ इट्स वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर आपका वेट अर्थ की सरफेस के ऊपर 60 न्यूटन है, तो मून के ऊपर स्टूडेंट दैट विल बी 60/6 दैट मींस 10 न्यूटन स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, तो मून के ऊपर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का मास जो है दैट विल रिमेन सेम, ओनली इट्स वेट विल बी रिड्यूस टू 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलें, हमारा जो प्रेशर होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहाँ स्टूडेंट जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट का वेट भी हो सकती है, वेट ओवर एरिया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपने प्रेशर किसी ब्रिक का कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ऑफ टेबल, तो स्टूडेंट जो फोर्स होगी दैट विल बी द वेट ऑफ द ब्रिक। तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, mg से स्टूडेंट, mg
ओवर स्टूडेंट कॉन्टैक्ट एरिया, कहने का मतलब कौन से एरिया के ऊपर आपने ब्रिक को फ्लोर या टेबल के ऊपर प्लेस किया है। तो स्टूडेंट जो फोर्स का यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, जो एरिया का यूनिट होता है दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज वाई प्रेशर के जो ऐसा यूनिट्स है दे आर न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, जिसको स्टूडेंट हम समटाइम्स पास्कल भी कहते हैं। अगर 6th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में स्टूडेंट हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं। डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर हमने मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें सबसे पहले मरकरी की स्टूडेंट डेंसिटी पता होनी चाहिए। मरकरी की डेंसिटी होती है 13600, वाटर की डेंसिटी स्टूडेंट होती है 1000। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 13.6। कहने का मतलब स्टूडेंट जो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी है वो होती है 13.6, विच डायरेक्टली मीन्स स्टूडेंट कि जो मरकरी होती है दैट इज 13.6 टाइम्स हैवियर कंपेयर टू वाटर स्टूडेंट। अगर हम 7th पॉइंट की तरफ चलें तो 7th स्टूडेंट हमारा पॉइंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में स्टूडेंट बेसिकली होता ही क्या है, पहले हमारे बीकर में स्टूडेंट वाटर है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 100 ml। जब हम उसमें स्टूडेंट एक स्टोन डिप करते हैं तो उस स्टोन के ऊपर जो वाटर है एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, जिस फोर्स को हम फोर्स ऑफ बायोएंसी कहते हैं स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट जो फोर्स ऑफ बायोएंसी है वो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, जैसे ही स्टोन को हम इमर्स करेंगे ये लिक्विड का स्टूडेंट जो वाटर का लेवल है दैट विल राइज। कहने का मतलब हमारे पास स्टूडेंट एक चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपका इनिशियल वॉल्यूम 100 ml है और फाइनल वॉल्यूम 200 ml है तो आपका जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज 200 माइनस 100 दैट मीन 100 ml। तो स्टूडेंट 100 ml जो दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, इस चेंज इन वॉल्यूम का स्टूडेंट दिस इज बेसिकली डिस्प्लेस्ड वाटर। इस डिस्प्लेस्ड वाटर का स्टूडेंट जितना वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ बायोएंसी एक्सर्टेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो फोर्स ऑफ बायोएंसी होती है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर हम 8th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी मोशन के कारण ही होती है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपका रनिंग सीलिंग फैन है तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी है विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1/2 mv स्क्वायर स्टूडेंट, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object स्टूडेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बीच स्टूडेंट। k इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m स्टूडेंट। अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 2mk, तो p की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। These two relations are very important। कहने का मतलब स्टूडेंट अगर हमें मोमेंटम पता हो तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पर फाइंड मालूम हो तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट हम 9th पॉइंट की तरफ चले, 9th पॉइंट है स्टूडेंट हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क होता है वो स्टूडेंट उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, वेयर v is its final velocity
and u is its initial velocity. This equation w is equal to 1 by 2 m v square minus u square is called as work energy theorem. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क किया जाता है दैट इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट। अगर हम 10th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट mgh। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी होती है आइदर ड्यू टू इट्स रेज्ड पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन शेप स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर देते हो तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है mgh स्टूडेंट, वेयर m is the mass of the object, g is gravity and h is student its height from the surface of the earth स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, 11th पॉइंट, तो वो स्टूडेंट हमारा है पावर। तो पावर का मतलब स्टूडेंट होता है कि एक सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना वर्क करता है। पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन वर्क ओवर टाइम स्टूडेंट। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज वॉट, while the other units can be kilowatt and megawatt स्टूडेंट। अगर हम 12th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो 1 किलोवाट आवर स्टूडेंट दैट इज बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट, नॉट पावर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट स्टूडेंट। जो 1 किलोवाट आवर है दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to power 6 जूल स्टूडेंट। अगर हम 13th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, जो आपका वर्क होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट 0 है तो आपका वर्क भी स्टूडेंट 0 ही होता है। कहने का मतलब अगर आप एक वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और wall does not move, that means distance is 0, ultimately student जो आपका वर्क डन है that is also 0 स्टूडेंट। अगर हम 14th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, जो हमारी साउंड होती है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, मेमोराइज स्टूडेंट। आप ऐसे कर सकते हो, साउंड में डी वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली डी वर्ड स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल जो वर्ड है उसमें भी प्रेजेंट है। तो साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स में स्टूडेंट डी वर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इससे हम मेमोराइज कर सकते हैं कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम 15th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो साउंड होती है उसको स्टूडेंट ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जो साउंड होती है दैट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम स्टूडेंट, क्योंकि वैक्यूम में स्टूडेंट कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। अगर 16th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो साउंड की एयर में स्पीड होती है उसको आपने कैसे मेमोराइज करना है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। इसे 1 2 आपने कट कर देना है तो यू आर लेफ्ट विद 3 4 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्टूडेंट। अगर हम 17th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो साउंड होती है वो सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रेवल करती है स्टूडेंट, फास्टेस्ट इन सॉलिड्स व्हाइल स्लोएस्ट इन गैसेज। तो ऑर्डर स्टूडेंट ये होता है सबसे ज्यादा सॉलिड्स फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड देन एट लास्ट इन गैसेज स्टूडेंट। अगर हम 18th पॉइंट की तरफ चले स्टूडेंट, जो साउंड की लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड को स्टूडेंट ट्वाइस करोगे तो आपकी लाउडनेस जो है दैट विल बिकम 4 टाइम्स स्टूडेंट। अगर हम 19th पॉइंट की तरफ चलें स्टूडेंट, 19th पॉइंट में स्टूडेंट है पिच ऑफ द साउंड।
पिच से स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसी है, भारी है, हॉर्स है या श्रिल है, तीखी है आवाज स्टूडेंट। वो स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। ज्यादा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी स्टूडेंट आपकी ज्यादा ही होगी, ज्यादा पिच होगी तो आपकी जो आवाज है वो श्रिल होने वाली है स्टूडेंट, तीखी होने वाली है, विच जनरली हैपन इन केस ऑफ वुमेन स्टूडेंट, वाइल इन केस ऑफ मेन जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, इसलिए पिच भी कम है, अल्टीमेटली गिविंग यू ए हॉर्स और भारी साउंड स्टूडेंट। अगर हम 20th पॉइंट की तरफ चलें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं साउंड में और मे बी इन केस ऑफ लाइट स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली यू विल गेट साउंड ऑफ द स्पीड स्टूडेंट, C equal to lambda nu, where C stands for speed, lambda stands for wavelength and nu stands for frequency student। अगर हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 21 पे चले स्टूडेंट, जो इको होती है स्टूडेंट वो बेसिकली एक रिफ्लेक्टेड साउंड होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड जो हम सुनते हैं स्टूडेंट। तो जैसे स्टूडेंट ये हमारा सोर्स ऑफ साउंड है, तो ये स्टूडेंट हमारा एक माउंटेन है स्टूडेंट या एक वॉल है स्टूडेंट, तो उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए स्टूडेंट। ओनली देन यू कैन लिसन योर रिफ्लेक्टेड साउंड और यू कैन से योर इको स्टूडेंट। तो साउंड जो स्टूडेंट हमने ट्रांसमिट की है और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच मिनिमम स्टूडेंट जो गैप है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए, so that we can clearly listen echo student। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट नंबर 22 पे चलें, पॉइंट नंबर 22 स्टूडेंट ये है कि जो हमारी ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है that starts from 20 hertz and ends at 20,000 hertz student, this is the audible range for human beings। जो साउंड स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है, दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट लिसन इंफ्रासोनिक साउंड स्टूडेंट्स। जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, दे आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासाउंड स्टूडेंट। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट इवन लिसन अल्ट्रासाउंड स्टूडेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले 23, जो सोनार होता है स्टूडेंट, सोनार की जो फुल फॉर्म है दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो यूज किया जाता है इसमें अल्ट्रासाउंड यूज की जाती है स्टूडेंट। अल्ट्रासाउंड को सरफेस से स्टूडेंट छोड़ा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उसके बाद रिसीव किया जाता है। सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट डेप्थ ऑफ सीज और यू कैन से स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ जो हमारे संकन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डूब चुके हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सोनार को यूज किया जाता है। अगर स्टूडेंट हम पॉइंट नंबर 24 की तरफ चले, पॉइंट नंबर 24 में स्टूडेंट हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ स्टूडेंट मोशन का ये होता है कि फोर्स बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में ही रहता है स्टूडेंट, रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक कि एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जाती, इट विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें स्टूडेंट, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स होती है वो स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर t। दिस इज बेसिकली स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट दिस एक्सप्रेशन अल्टीमेटली बिकम मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज अगर आप m को कॉमन लोगे स्टूडेंट तो हमारे पास बचेगा v माइनस u ओवर t विच इज एक्सेलरेशन। तो यही डेफिनेशन है स्टूडेंट न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कि जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड।
अगर स्टूडेंट हम थर्ड लॉ की तरफ चले, जो हमारा थर्ड लॉ है दैट स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट कहने का मतलब है स्टूडेंट अगर ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, तो बी ऑब्जेक्ट है दैट आल्सो एक्सर्ट 100 न्यूटन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट अगर हम पॉइंट नंबर 25 की तरफ चले स्टूडेंट, जो हमारा पॉइंट नंबर 25 है उसमें स्पीड की डेफिनेशन दी है। स्पीड स्टूडेंट होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करें स्टूडेंट, जो वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। पर जो स्पीड होती है स्टूडेंट दैट इज स्केलर क्वांटिटी, S for speed and S for scalar quantity, while V for velocity and V for vector quantity। जो velocity होती है स्टूडेंट दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड की बात करें, जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट अगर हम पॉइंट नंबर 26 की तरफ चलें, पॉइंट नंबर 26 हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताता है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन जो होती है v माइनस यू ओवर टी, कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट अगर हम स्टूडेंट पॉइंट नंबर 27 पे चलें, पॉइंट नंबर 27 में ये बताया हुआ है कि 3 इक्वेशन होती हैं मोशन की। स्टूडेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट v is equal to u plus at, similarly s is equal to ut plus half at square। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2as। स्टूडेंट अगर हम पॉइंट नंबर 28 की तरफ चले, यहाँ स्टूडेंट हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्टूडेंट फर्स्ट ग्राफ देखे, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि रेस्ट पे है, वो स्टूडेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू स्टूडेंट एक्स एक्सिस। ये स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। वो स्टूडेंट हमेशा ही इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है, जनरली पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। स्टूडेंट और थर्ड ग्राफ है स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ for an object moving with a non uniform speed। स्टूडेंट and that is not a straight line, that is in fact a curved line। स्टूडेंट अगर हम पॉइंट नंबर 39 की तरफ चले स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 29 में स्टूडेंट हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए हैं। तो पहला स्टूडेंट आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है for an object moving with uniform acceleration which is a straight line passing through the origin। स्टूडेंट जो हमारा सेकंड है that is a velocity time graph for an object moving with a non uniform speed। अगर स्टूडेंट आपकी स्पीड चेंज ही नहीं होती, एक्सेलरेशन 0 है स्टूडेंट, तो ये हमारा स्टूडेंट 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है स्टूडेंट। और लास्ट स्टूडेंट 30th पॉइंट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है, ये स्टूडेंट हमारी सर्कुलर मोशन है। तो वहां जो हम स्टूडेंट स्पीड फाइंड आउट करते हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर t, वेयर r is the radius of the circular path and t stands for time period। स्टूडेंट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। I hope student you will memorize these important 30 points before your important examination। Please do like and subscribe my video। Thank you very much।